जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग साहब ने दिया था। वो लॉरेंस कोहलबर्ग से संबंधित आज आपको महत्वपूर्ण प्रश्न देंगे और इन महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ लॉरेंस कोहलबर्ग से संबंधित जो भी प्रश्न का डाउट है वो सब समाप्त होने वाला है। तो आज आपको नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग साहब के द्वारा दिया गया था। इससे संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, चलिए उन पे चर्चा करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकॉन्स पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। और आपको एक बात और बता दें कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो लॉरेंस कोहलबर्ग से संबंधित नैतिक विकास के सिद्धांत से संबंधित कोई भी प्रश्न आने वाले समय में आपसे गलती नहीं होगा। तो आज का इनसे संबंधित जो पहला प्रश्न है वो आपके सामने ये रहा। लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये तो साफ साफ दिख गया कि लॉरेंस कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है। तो क्या संज्ञानात्मक विकास या नैतिक विकास या भाषा विकास या शारीरिक विकास? तो जब भी कोहलबर्ग साहब होंगे तो वहां पे नैतिक शब्द ढूंढिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 आपके सामने ये रहा कि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को कितने स्तरों में विभाजित किया है। तो कोहलबर्ग साहब ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था इसको कुल 3 वर्गों में विभाजित किया, 3 स्तरों में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। प्रश्न संख्या 3, कोहलबर्ग के अनुसार कितनी अवस्थाएं हैं? तो कोहलबर्ग साहब ने 3 स्तर को बताया था और कुल 6 अवस्थाओं को बताया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने ये है। कोहलबर्ग का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक से प्रभावित है? यानी कोहलबर्ग जो सिद्धांत है वो किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? क्या स्किनर के मनोविज्ञान से मिलता है, पियाजे से मिलता है, फ्राइड से मिलता है, थार्नेडाइक? तो कोहलबर्ग का जो संबंध है ना वो हमेशा याद रखिएगा, पियाजे से मिलता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 आपके सामने ये रहा। पूर्व परंपरागत स्तर का प्रथम चरण कौन सा है? पूर्व परंपरागत में क्या आता है? क्या अच्छा बच्चा आता है, दंड एवं आज्ञा पालन आता है, कानून व्यवस्था आता है या सामाजिक अनुबंधन आता है? तो दंड और आज्ञा पालन आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 6 आपके सामने ये रहा कि दंड से बचना किस चरण की विशेषता है? तो यह पहले ही चरण में दंड के बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 7 आपके सामने ये रहा कि व्यक्तिगत लाभ किस चरण का आधार है? तो पहले में दंड की बात की गई है तो दूसरे में लाभ की बात की गई है, यानी ऑप्शन नंबर ए चरण 2 में। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 8 आपके सामने ये रहा कि अच्छा बच्चा अभिविन्यास किस चरण में आता है? तो अच्छा बच्चा जो है वो चरण 3 में आता है। अब देखिएगा यहाँ पे याद रखिएगा, चरण 1 में किसकी बात की गई है? दंड की बात की गई है। फिर उसके बाद चरण 2 आपको मिला है और फिर उसके बाद आपको चरण 3 मिला है। अभी जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन आपने देखा कि जो लाभ होगा, दंड के बाद लाभ होगा वो चरण 2 में, और लाभ होगा तो बच्चा जो है वो अच्छा होगा, यानी अच्छा बच्चे की बात की गई है चरण 3 में। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 9 आपके सामने ये रहा। कानून एवं व्यवस्था को किस चरण में रखा गया है? तो चौथे चरण में, यानी चरण नंबर 4 में कानून व्यवस्था को रखा गया है। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 10 आपके सामने ये रहा। सामाजिक अनुबंधन किस चरण में आता है? तो सामाजिक अनुबंधन को रखा गया है चरण 5 में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 11 आपके सामने ये रहा कि सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत किस चरण में आता है? तो अब एक ही चरण बचा है, वो है चरण 6। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चरण 1 से लेके चरण 6 तक क्या क्या आता है वो सभी आपको बता दिया गया है। तो अब जो आपका कोहलबर्ग साहब का नैतिक सिद्धांत है उससे संबंधित जो भी आपके चरण है उसमें गलती नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 12 आपके सामने ये रहा। परंपरागत स्तर में कौन से चरण शामिल हैं? तो परंपरागत स्तर में
3 और 4 वाली चरण को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 13 में आपसे कह रहा है कि उत्तर परंपरागत स्तर में किस चरण को रखा गया है। तो उत्तर परंपरागत में रखा गया है 5 और 6 चरण, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 की बात करें तो प्रश्न संख्या 14 आपके सामने ये रहा, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का अध्ययन मुख्यतः किसके माध्यम से किया है, यानी किसके माध्यम से नैतिक विकास के अध्ययन का किया है कोहलबर्ग साहब ने। क्या वो प्रयोगशाला द्वारा? नैतिक शब्द जुड़ गया तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 15 आपके सामने ये रहा, प्रसिद्ध हेंज डिलेमा किससे संबंधित है। तो यह नैतिक निर्णय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 16 आपके सामने ये रहा, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिकता का विकास किससे होता है। कोहलबर्ग साहब ने नैतिकता का विकास किससे बताया है? क्या वो रटने से बताता है, क्या वो अनुभव और तर्क से, केवल अनुकरण या केवल दंड। तो केवल आपका निगेटिव वर्ड है और रटना तो है नहीं, तो अनुभव और तर्क के आधार पर इन्होंने नैतिकता का विकास बताया है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने ये रहा, कोहलबर्ग के अनुसार विकास की अवस्थाएं कैसी होती हैं। क्या वो निश्चित क्रम में होती हैं, यादृच्छिक होती हैं, उल्टे क्रम में होती हैं, या इनका कोई क्रम नहीं होता है। तो कोहलबर्ग साहब ने विकास की अवस्थाओं को निश्चित क्रम बताया है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 18 आपके सामने ये रहा, कौन सा चरण समाज की स्वीकृति पर आधारित है, यानी समाज के द्वारा स्वीकृत करने पर आधारित ये कोहलबर्ग साहब ने तीसरे चरण को बताया था, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 19 आपके सामने ये रहा, कौन सा चरण नियमों के पालन पर बल देता है। किस चरण में नियमों पर बात की गई है। तो इन्होंने चौथे चरण को नियमों पे रखा है, यानी चरण 4, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 20 आपके सामने ये रहा, सर्वोच्च नैतिक स्तर किसे बताया है। क्या पूर्व परंपरागत को, परंपरागत को, उत्तर परंपरागत को, या प्रारंभिक स्तर को। तो सर्वोच्च पर नैतिक स्तर पे रखा है उत्तर परंपरागत, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 आपके सामने ये रहा, कोहलबर्ग के अनुसार सभी व्यक्ति किस स्तर तक नहीं पहुंच पाते। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, या किसी भी स्तर तक नहीं। तो ये तो बात ही नहीं होता है, बस ये 3 में से चुनना है। तो कोहलबर्ग साहब ने बताया था कि तीसरे स्तर तक कोई भी व्यक्ति पहुंच से, यानी सभी व्यक्तियों को ये बताया था कि सभी व्यक्ति तीसरे स्तर तक नहीं पहुंच सकते, कुछ ही व्यक्ति पहुंच सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 22 आपके सामने ये रहा कि कोहलबर्ग के सिद्धांत की प्रमुख आलोचना किसने की थी। कोहलबर्ग साहब के सिद्धांत की आलोचना किसने की थी। क्या कैरल गिलिगन ने की थी, पियाजे ने की थी, स्किनर ने की थी, या ब्रूनर ने की थी। तो कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना जो है ना, यानी इनके बारे में अलग या फिर कुछ भी गलत कहने की जो अवधारणा थी वो कैरल गिलिगन के पास थी। तो इनकी आलोचना की थी, कोहलबर्ग की आलोचना कैरल गिलिगन ने। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 23 आपके सामने ये रहा, कैरल गिलिगन ने किस बात पर बल दिया था। आखिर में क्या आलोचना किया था कोहलबर्ग साहब का कैरल गिलिगन ने। तो इन्होंने आलोचना किया था देखभाल एवं संवेदनशीलता को लेके। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। इन्होंने कहा था कि आपको देखभाल करना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए, न कि दंड पर, पुनर्बलन या अनुकरण पे ध्यान देना चाहिए। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 24 आपके सामने ये रहा, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का आधार किसे बताया गया है। तो नैतिक विकास का मतलब नैतिक तर्क, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 25 आपके सामने ये रहा, कोहलबर्ग का सिद्धांत मुख्यतः किस विकास से जुड़ा है। क्या वो भावात्मक है, सामाजिक है, नैतिक। तो मैंने अभी बताया ना, केवल नैतिक पे ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो प्रश्न संख्या 26 आपके सामने ये रहा, चरण 2 का दूसरा नाम क्या बताया था।
अच्छा बच्चा होना या व्यक्तिगत लाभ के बारे में बताया था दूसरे चरण को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 27 आपके सामने ये रहा। चरण 5 का दूसरा नाम क्या बताया था? तो चरण 5 को इन्होंने बताया था सामाजिक अनुबंधन, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 28 आपके सामने ये रहा कि चरण 6 का दूसरा नाम क्या बताया था? तो चरण 6 में बताया था नैतिक सिद्धांत के बारे में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 29 आपके सामने ये रहा कि यूपी टेट में कोलबर्ग से सबसे अधिक किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? तो चरणों के क्रम वाले, यानी चरण 1, चरण 2, कितने चरण है? कुल 6 चरणों के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ से ज्यादातर कोलबर्ग से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आज के सेशन का जो अंतिम प्रश्न है वो आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से सही क्रम कौन सा है? क्या पूर्व के बाद परंपरागत होगा, फिर उसके बाद उत्तर परंपरागत होगा, या पहले परंपरागत होगा फिर पूर्व होगा फिर उत्तर? तो पूर्व सबसे पहले आना चाहिए, बस एक ही में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इन्होंने पहले पूर्व बताया था, फिर परंपरागत, फिर उत्तर परंपरागत, इन 3 स्तरीय अवस्थाओं के बारे में बात की थी और 6 चरणों के बारे में बात की थी। ये सारी चीजें ध्यान दीजिएगा और इनका कोड वर्ड आप याद रखिएगा, नैतिक। ये आप इनका कोड वर्ड याद रखिएगा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने लॉरेंस कोहलबर्ग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न सीडीपी में बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों पे हम लोगों ने कोशिश की है कि अब यहाँ से जितने प्रश्न बन सकते हैं वो यहीं से बनेंगे। और इन प्रश्नों को देखने के बाद अब आपका कोहलबर्ग से संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, और अभी शेयर नहीं किया है तो तुरंत आप अपने फ्रेंड तक शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे नए मनोवैज्ञानिक के इतिहास के साथ। जय हिंद।